गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। भोजन पकाने की विधियाँ पढ़ने से पहले हम भोजन पकाते क्यों हैं, भोजन पकाना क्या है, पाकशास्त्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सर्वप्रथम कि पाकशास्त्र आखिर है क्या। भोजन बनाने या पकाने की क्रिया को पाकशास्त्र कहा जाता है एवं इसे शासित करने वाली विद्या ही पाकशास्त्र कहलाती है। पाकशास्त्र का प्रादुर्भाव वैदिक काल से हो चुका है। आर्य पाक कला से भली प्रकार से परिचित थे, साथ ही शुद्ध भोजन पर विशेष बल देते थे। पाकशास्त्र का ज्ञान होने के कारण ही उचित अन्न ग्रहण करने के प्रति भी वो बहुत सजग थे, क्योंकि अन्न द्वारा ही प्राणियों या व्यक्तियों का निर्माण होता है। अनादि भवन्ति भूतानि, ये बात इसी चीज़ को इंगित करती है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन हम पवित्र अवस्था में उचित भोजन लेने का हम निर्देश पाते हैं या भोजन लेने के लिए हम निर्देशित करते हैं, क्योंकि संतुलित एवं स्वच्छ भोजन ही मन को निर्मल बनाता है और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। अब भोजन करने, उसे परोसने, उसे पकाने और प्रस्तुत करने की कला पाक कला कहलाती है। लेकिन जब हम खाने को पकाने के साथ अच्छे से परोसते भी हैं तो उसे हम कुलिनरी आर्ट्स कहते हैं। मतलब पका लिया और किस ढंग से हमने परोसा है, उसे सही तरीके से अगर हमने भोजन को परोसा है तो उसे हम कुलिनरी आर्ट्स कहते हैं। और भोजन पाक कला किसे कहते हैं? भोजन को तैयार करो, उसके बाद पकाओ और फिर प्रस्तुत करो, ये तीनों ही चीज़ें मिलकर कहलाती है पाक कला। अब पाक शैली क्या है? पाक शैली भोजन पकाने की किसी विशेष शैली को कहते हैं जो किसी संस्कृति या भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होती है। जैसे कि राजस्थानी शैली का भोजन अलग होता है, महाराष्ट्रीय शैली में अलग तरह के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, इसी तरह गुजरात में अलग तरह के भोजन बनाए जाते हैं। अब पाकशास्त्र वह शास्त्र जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ या व्यंजन को बनाने की कलाएं, प्रक्रियाएं आदि का विवेचन हो, ऐसे शास्त्र को हम पाकशास्त्र कहेंगे। अच्छा, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन व व्यंजन बनाने की विधि को हम पाक कला कहेंगे। एक चीज़ और बताते हैं, कच्चे भोज्य पदार्थ को खाने योग्य बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पाक क्रिया या कुकिंग कहलाती है। बहुत सी वस्तुएं जो होती हैं वह कच्ची खाई जा सकती हैं, वह इसी रूप में खाने पर विशेष लाभदायक होती है। लेकिन बच्चों, बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, कुस्वाद होती है, हानिकारक होती है। दोनों ही कारणों से हम इन्हें नहीं खाते। कच्चा आलू ले लो, जमीकंद ले लो, केला ले लो, ये कुस्वाद होता है तो स्वाद में अच्छे नहीं लगते अगर कच्चे खाएं तो। समस्त अनाज कच्चा खाने पर हानि पहुंचाते हैं। श्वेतसार से युक्त वस्तुएं अगर पकाकर खाते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उनका श्वेतसार पककर सुपाच्य अर्थात अच्छे से पच जाता है। कच्चे भोज्य पदार्थ दो प्रकार से खाने योग्य बना सकते हैं, एक तो उसको पका लो और दूसरा उसको सुरक्षित रखो। अब हम आते हैं भोजन पकाने की विधियाँ। तो हम देखते हैं आदिकाल से ही मनुष्य अपने भूख को शांत करने के लिए क्या करता था? कंदमूल खाता था, जानवरों का शिकार करता था। पर क्या हुआ, अचानक एक बार या कभी एक शिकार आग में गिर गया और वो भुन गया। फिर जब मनुष्य ने उसे ग्रहण किया तो उसने अनुभव किया कि पका हुआ मांस जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट है और अच्छा है। उसके बाद मनुष्य ने आमतौर पर पका हुआ भोजन ग्रहण करना शुरू किया। अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में तरक्की होती गई, नई नई विधियाँ खोजते गए
तो सभी क्षेत्रों में तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने भी भोजन पकाने की विभिन्न विधियां खोज निकाली, और इसी के फलस्वरूप आज हम जो है अपने भोजन को विभिन्न प्रकार से पकाते हैं। हम सभी विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के पहले यह जान लें कि हम भोजन को क्यों पकाते हैं। हालांकि इन सब का पकाने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि भोजन खाने योग्य हो जाए, परंतु भोजन को पकाने के और भी कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है भोजन को आकर्षक और स्वादिष्ट बनाना। पका हुआ भोजन कच्चे खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट होता है। कभी भी भली प्रकार से पकाया भोजन देखने से ही हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आकर्षक लगता है, और हमारे अंदर पाचक रस उत्तेजित करने लगता है और इस प्रकार हमारी भूख को बढ़ाता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु भी हम भोजन को पकाते हैं। दूसरा, भोजन को पकने योग्य बनाना। इस उद्देश्य के लिए भी हम भोजन को पकाते हैं। पकाने से क्या होता है, भोजन एक तो नरम हो जाता है, हल्का हो जाता है, उसे पचाने में आसानी होती है। आमतौर पर खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला कार्बोज पकाने पर क्या होता है, कुछ हद तक जल्दी पचने योग्य हो जाता है। इसी तरह से प्रोटीन भी क्या होता है, स्कंधित हो जाता है और वो भी पचने में आसान हो जाता है। इसी कारण क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या होता है, भली प्रकार से पकाया हुआ नरम भोजन उसे ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या होता है, पाचन संस्थान कमज़ोर होता है, इसलिए इन्हें पका हुआ भोजन दिया जाता है। अब तीसरा उद्देश्य भोजन में विभिन्नता लाना। विभिन्न पाक विधियों का उपयोग करने से भोजन में विभिन्नता लाई जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आलू एक भोज्य पदार्थ है, लेकिन उसे पकाते हैं तो वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आलू की सब्जी बना ली, आलू के चिप्स बना लिए, आलू की चाट बना ली, आलू के हलवा बना लिया, आलू के कटलेट्स बना लिए। तो एक ही आलू से हमने इस भोज्य पदार्थ में विभिन्नता ले आए। अब नेक्स्ट है, कुछ भोजन में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी हम भोजन को पकाते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें ट्रिप्सिन एमिनो एसिड्स होते हैं और उसमें अन्य भोज्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो इस ट्रिप्सिन की उपलब्धि हमारे शरीर में नहीं हो या उसकी उपलब्धि में रुकावट डालने वाले भोज्य पदार्थ भी हमारे भोजन में पाए जाते हैं, परंतु ये भोज्य पदार्थ पकाने पर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो रुकावट डालने वाले भोजन पदार्थ हैं वो भोजन पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार इस एमिनो एसिड की उपलब्धि हमारे शरीर को हो जाती है और ये एमिनो एसिड हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो शर्करा है वह भी पकाने पर आसानी से अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट उद्देश्य है कीटाणु को नष्ट करना। खाद्य पदार्थों को पकाने से क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले जो कीटाणु होते हैं वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पकाया हुआ भोजन शरीर के लिए अधिक सुरक्षित होता है। कई बार हम एक खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध है, मांस है, मछली या आदि में कुछ ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। कच्चे दूध में जैसे टीबी के जीवाणु हो सकते हैं, टाइफाइड के जीवाणु हो सकते हैं, और यदि हम कच्चा दूध ग्रहण कर लें तो हमारे शरीर क्या होगा, रोगग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार मीट में खासतौर पर सूअर का जो मांस होता है उसमें कीड़े और उसके अंडे पाए जा सकते हैं, और इस प्रकार मनुष्य के पेट में भी क्या होंगे, अगर कच्चा खा लेंगे तो कीड़े हो जाएंगे। इन कीटाणु को आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली जो पाक विधियाँ हैं उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, या पाक विधियों के द्वारा ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारा भोजन क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। उदाहरण के लिए पाश्चीकृत जो दूध है
उसको अगर दूध को अगर हम पाश्चीकृत करते हैं तो उसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह कीटाणु को नष्ट करने का लाभ ये भी होता है कि हम पकाए गए भोजन को काफ़ी देर तक रख सकते हैं और वह जल्दी खराब भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट कारण है भोजन को पकाने का कि भोजन के उपभोग को बढ़ाना। भोजन पकाने से भोजन का चूँकि स्वरूप बदल जाता है, खाने योग्य हो जाता है, स्वरूप व उसकी खुशबू है उसमें बदलाव होने के कारण क्या होता है, भोजन हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर भोजन कितना भी पौष्टिक हो और उसका स्वरूप अच्छा नहीं है, उसमें खुशबू अच्छी नहीं होती, तो हम भोजन क्या करते हैं, उतने मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट फायदा होता है पोषक तत्वों का संग्रहीकरण होना। यह नमी के कारण, भोजन पकाने की विधि के कारण, भोजन को मिश्रित करने के कारण क्या होता है, भोज्य तत्वों का संग्रहीकरण हो जाता है और हमारे लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन पकाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन की को पाचकता को बढ़ाने के लिए, भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए, भोजन के जीवाणु को नष्ट करने के लिए भोजन हम पकाते हैं। भोजन पकाने की हम विभिन्न विधियों का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे ताप के स्रोत के आधार पर मोटे तौर पर हम भोजन पकाने की विधियों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कि पानी के माध्यम से पकाना, प्राप्त की गई ऊष्मा और सूखी ऊष्मा के माध्यम से पकाना। तो इस तरह से हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही बेटा, समझ में आया? धन्यवाद।